अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से तराजू के दो पलड़े बराबर हो गए हैं? जनरल फैज़ की गिरफ्तारी को नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तो एक मुआवजा करार दिया है, तो क्या मियाँ नवाज शरीफ का अपनी खामोशी तोड़ने और सियासत में एंट्री इस मुआवजे के साथ इसको जोड़ा जा सकता है? कल उन्होंने बड़े हाई मोराल के साथ अपनी बेटी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को अपने पहलू में बिठाकर मियाँ साहब ने माजी के पुराने गिले शिकवे एक बार फिर से दोहराए, लेकिन उनकी इस मीडिया टॉक को ऐसे तस्वुर किया जा रहा है कि जैसे अब शेर धाड़ेगा और खूब धाड़ेगा, लेकिन अचानक सामने आने पर वो कोई नया बयानिया नहीं दे पाए। बिजली सस्ती करने की खुशखबरी दी और ज़बान ज़द-ए-आम एक सवाल जो हम 2017 से सुन रहे हैं, मुझे क्यों निकाला, उसको उन्होंने दोहराया। क्या कहा मियाँ साहब ने कल, ज़रा देखिए। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मुझे निकाल दिया। इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, और आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं, इसलिए निकाला कि उन गरीबों का जो बिल, जिनको 1600 रुपया बिजली का बिल आता था, आज 18,000 रुपया आ रहा है। इसलिए निकाला कि उस 104 रुपए वाला डॉलर जो है उसको 250 रुपए पे पहुंचा दिया जाए। इसलिए निकाला कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे क्योंकि फीस नहीं दी जाती। इसलिए निकाला कि 35 रुपए किलो आटा जो उस वक्त मिलता था आज बहुत महंगा हो गया। कुछ मुझे पता लगे कि क्या ये वजह मुनासिब थी एक वजीर आज़म को निकालने की, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कल मियाँ साहब के सवाल से ऐसे लगा कि जैसे वो आज भी आगे बढ़ने के बजाय 2017 के माजी में कहीं फंसे हुए हैं। हैरत तो ये है कि अगर 2018 में नून लीग का रास्ता रोका गया था तो उसके बाद दोबारा हुकूमत नून लीग की झोली में डाली जा चुकी है, फिर ये शिकवा क्यों दोबारा किया जा रहा है? भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, और अब नवाज शरीफ को ज़्यादतियों का जिक्र नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं कह रही, बल्कि मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब ने ये मशवरा दिया था। सवाल ये है कि जो अजाले हो चुके हैं, क्या ये मियाँ साहब के लिए काफ़ी नहीं है? सवाल तो ये भी उठता है कि मियाँ साहब को निकाले जाने के बाद क्या ये सिलसिला रुक गया था? जैसे 2017 में नवाज शरीफ के साथ हुआ, तो क्या वैसे ही 2022 में इमरान खान के साथ नहीं हुआ? निकाले जाने के बाद जो ज़्यादतियाँ मुस्लिम लीग नून के साथ हुई, क्या आज उससे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो रही? इमरान खान की हुकूमत में अगर नून लीग की सारी लीडरशिप जेलों में थी, तो क्या आज PTI की सारी क़यादत को सलाखों का मज़ा नहीं चखाया गया? 9 मई वाक़यात का इल्ज़ामात अगर PTI पर है, तो क्या 28 नवंबर 1997 को सुप्रीम कोर्ट पर हमले की तारीख मुस्लिम लीग नहीं रखती क्या, जब जजेस ने रोस्तम से छलांगे लगा कर अपनी जानें बचाई थी? अगर नवाज शरीफ घर भेजने पर जजेस से उनके शिकवे हैं, तो क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ आधी रात को अदालतें नहीं खुली थी? अगर 2018 के इलेक्शन में RTS बैठने का फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हुआ था, तो क्या 2024 के इलेक्शन में फॉर्म 45 और 47 के फ़र्क की बेनिफिशरी क्या मुस्लिम लीग नून नहीं है? नून लीग ने अगर वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, तो क्या PTI आज हकीकी आज़ादी के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खा रही? फ़र्क बस ये है कि कोई ढील लेकर लंदन चला गया, तो कोई ग़ुलामी नामंजूर का नारा लगाकर अडयाला जेल में डट गया है। ये कंपैरिजन आप लोगों के सामने रखने का मतलब ये है क्योंकि हमने माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा से सुना है कि इंसाफ तब होगा जब तराजू के दो पलड़े बराबर होंगे। जो हमारे साथ हुआ वो इमरान खान के साथ होना चाहिए तो इंसाफ मिलेगा। तो ये कंपैरिजन रखने का मतलब ये था कि क्या मुस्लिम लीग नून, खासकर नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा ये समझती हैं कि उनके साथ इंसाफ हो गया है? सवाल ये भी है कि मियाँ साहब सिर्फ अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को ही ज़्यादती का दर्जा क्यों देते हैं? जो आज मियाँ साहब के सियासी मुखालिफिन के साथ हो रहा है, क्या वो ज़्यादती नहीं है? कहाँ ये कहानी, ये सिलसिला जाकर रुकेगा? क्या ये नहीं रुकना चाहिए जो माजी में किसी के साथ गलत हुआ? क्या इसका अजाला तभी होता है जब मुस्तकबिल में किसी के साथ वैसा ही गलत होगा? क्या हम इसी को इंसाफ का नाम देते रहेंगे हमेशा? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, पिछले हफ्ते जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल ये बात कर रही है
कि जिसने जो किया है ज़ाहिर है उसको सज़ा मिलेगी। डार साहब ने तो ये बात की कि ये तो बड़ा मुआवजा है। डार साहब तो बाकायदा ये भी कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने फ़ोन करके उनसे माफ़ी बाकायदा तौर पर मानी थी जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई। तो क्या आज मुस्लिम लीग नून वाकई ये समझती है, क्योंकि आप लोग तो जनरल फैज़ का नाम ले लेकर कहते थे कि ये सारा गठजोड़ है इमरान खान का और जनरल फैज़ का, और इनकी अगले 10-15 साल की प्लानिंग है, क्योंकि इमरान खान अगला आर्मी चीफ जनरल फैज़ को बनाना चाहते थे। ये बात आप लोग करते रहे हैं, तो क्या अब आप लोग समझते हैं कि इंसाफ हो गया आप लोगों के साथ? इंसाफ तो अभी बहुत दूर है, क्योंकि किसी एक शख्स की गिरफ्तारी से पाकिस्तान की जो एक गैर आईनी और गैर जमहूरी तारीख तो दुरुस्त नहीं होगी। और जिस शख्स को आपने कहा वो डट गया, वो डट नहीं गया, वो तो रोजाना पैर पकड़ के माफी मांग रहा है अडयाला जेल से। लेकिन ये जो एक कोशिश है, आप की राय ही मुकद्दम है कि मुस्लिम नून और पीटीआई के दरमियान कोई अखलाकी मसावत, मॉरल इक्विवेलेंस कायम की जाए। मैं इस पर भी बहुत अदब से इख्तलाफ करूंगा कि जी अगर उनके साथ हो गया तो अब उनके साथ भी हो गया तो अब क्या हो गया। ये मामला नहीं है। और खास तौर पे ये जो आपने गुफ्तगू की है अभी इब्तदाइया में, सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला था आज से 37 साल पहले हुआ था। जो बच्चा उस दिन पैदा हुआ जिस दिन हमला हुआ, आज वो 37 साल का है। तो वो उसकी बारे में भी अदालत पूरी जो है वो उसने तहकीक की थी, जो जिनको सजा देनी थी उनको सजा दी थी। लेकिन वो किसी भी तरह पाकिस्तान की रियासत पर हमला नहीं था, उसमें किसी गमले को भी आग नहीं लगाई गई। यहाँ तो रेडियो पाकिस्तान पेशावर और जिन्ना हाउस और उस हमले में किसी शहीद की यादगार की बेहुरमती नहीं की गई थी। और उस हमले में अगर आपको याद करा दूं, 150 जानवर इन्होंने अभी जलाया है पेशावर में 9 मई को। तो किसी जी शऊर को हमने तो कोई आग नहीं लगाई, किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये एक जो अखलाकी मसावत, किसी को सिर्फ मारना मैडम ये बड़ी अहम बात है कि सिर्फ ये कह देना कि जी चूंकि वहां उस वक्त ये हुआ था तो जो है वो 2023 जो है 9 मई जो है वो 1987 के बराबर नहीं है। ये बात आपको वाज़ेह और अपने आवाम को बतानी चाहिए कि इनमें क्या फर्क है। उसके बाद जो असल इशू है जिस तरह आप इशारा कर रही है, जो हम खुलकर बात नहीं करते कि पाकिस्तान की मुक्तदरा का तो पाकिस्तान की सियासत में जो रोल रहा है और अभी जो हम जिस तबाही का सामना कर रहे हैं वो मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, आपकी राय फर्क हो सकती है, वो उस तबाहकुन तजर्बा इमरानी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि पाकिस्तान की मुक्तदरा ने ही शुरू किया। और लिहाजा अब अगर हम उससे डील कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कहना कि जी एक किसी अमल से सारा कुछ दुरुस्त हो गया या किसी को इंसाफ मिल गया, ऐसी कोई खुशफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अभी हालिया गिरफ्तारी हुई है, कम अज कम हमने कुछ ना कुछ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेकनिंग विद द पास्ट, माजी का कोई हिसाब शुमार करना शुरू किया है। और अगर हम इसमें मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहे तो फिर शायद हम कहीं पहुंच जाएं। असल मकसद तो पाकिस्तान के आइन के इब्तदाइया में जो लिखा हुआ वादा है कि पाकिस्तान का इक़्तिदार आला पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, वो मंजिल अभी दूर है और उस तक पहुंचने के लिए हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। और अगर शहबाज शरीफ साहब के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो बिलाशुबा इस मुल्क की मईशत है और जो आज की मुआशी बदहाली है उसको दुरुस्त करना है। लेकिन उससे दूसरा चैलेंज ये है कि वो पार्लियामान की जो फालियत है और उसकी तौकीर है उसको बहाल करें, ताकि हम फिर उस मकसद की तरफ भी आगे बढ़ सकें जिस तरफ हमें जाना है। और जिसे आप तजर्बा इमरानी कहते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर्स खुलकर सामने आ रहे हैं, तो उसमें तो जनरल बाजवा का भी नाम आप लोग लेते थे और खुलकर लेते थे, फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी दी गई। तो क्या इंसाफ मुकम्मल तब तक नहीं होगा, आप समझते हैं, कि जब तक सारे कैरेक्टर्स इस गिरफ्त में नहीं आ जाते? जी दो तरीके हैं। एक तो गिरफ्त का तरीका वो है जो हमने पिछले हफ्ते देखा है कि आर्मी एक्ट का इतलाक हुआ और एक कोर्ट मार्शल हो गया। लेकिन गिरफ्त का एक तरीका जो है वो माजी में
दूसरे ममालिक में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के जरिए भी किया गया है कि बजाय ये कि एक अदालती केस और सजाएं और प्रोसिक्यूशन और इस्तगासा और वो सारा मामला जो है, उसकी बजाय ये है कि हमें असल में तो अपने माजी के जो जख्म हैं उन पर मरहम लगाना है और पाकिस्तान के नौजवानों को ये बताना है कि आज जो हम पाकिस्तान देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान की तारीख 2011 में एक लाहौर के जलसे से नहीं शुरू हुई थी या 2014 के धरने से नहीं शुरू हुई थी। पाकिस्तान की तारीख 1953 में पाकिस्तान की जो आइन साज असेंबली थी उसको सस्पेंड करने से शुरू हुई थी, मौलवी तमीजुद्दीन केस से शुरू हुई थी। और आज जब मियां नवाज शरीफ ने जजों की बात की है तो जजों की जब हम चीरा दस्तियों की तारीख उठाते हैं तो 1953 में मौलवी तमीजुद्दीन केस से शुरू होती है, वो अभी 6 महीने पहले के खत से शुरू नहीं होती। सही, लेकिन आप समझते हैं कि 2017 में जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया, उन्हें घर भेजा गया, इन गिरफ्तारियों के बाद वो इन्वेस्टिगेशन भी मजीद खुलकर सामने आएंगी या वो चार्जेस भी आपको लगता है कि लगने चाहिए? जी, ये काम बिलाखिर पार्लियामान ने करना है और इसलिए मेरे अपनी जाती राय है, इस पे हुकूमत फर्क फैसला कर सकती है। मेरी जाती राय है कि इसको पार्लियामान के जरिए ही एक कमीशन के जरिए इन सारे इश्यूज को सामने लाकर, चाहे आपको उसके लिए इम्यूनिटी भी देनी पड़े, लेकिन अगर वो किरदार आकर अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो फिर पाकिस्तान की तारीख जो है उसकी दुरुस्तगी शुरू हो जाएगी और हम दुरुस्त सिमत की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि 2016 में भी एक बात देखिए, अभी हमें अब 2017 का भी हिसाब होना है, उसके बाद भी 2018 का भी हिसाब होना है, लेकिन जो सबसे इस वक्त अर्जेंट हिसाब है, अगर मैं गैर सियासी तरफ जाऊं, तो वो ये है कि 2021 में जिन लोगों ने तालिबान को आम माफी देकर वापस लाए, चाहे वो सिविलियन थे या अस्करी थे, उनसे बहुत संजीदा सवाल होने हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक ऐसा स्टेप जिसके नतीजे में पाकिस्तान के फौजियों की और शहरियों की अब रोजाना जाने जा रही हैं, पिछले साल पेशावर सिविल लाइन में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हो गए थे, तो जिस अमल के नतीजे में पाकिस्तानियों का खून बह रहा है उसका हिसाब तो होना चाहिए। बिल्कुल, 2016 में भी नए आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी, 2017 में नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया गया। जब भी ये बड़ी तैनाती होती है, ये अपॉइंटमेंट होती है, सियासत भी हिल के रह जाती है, बड़ी तब्दीलियां हम देखते हैं, ख़ास तौर पर सारे सियासी प्रोसेस में। इस सिस्टम को रुकना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए ना, हम सब बात करते हैं चाहिए और होना चाहिए, लेकिन हर जो हुकूमत उस वक्त इक़्तिदार में होती है, हमारी जमात की भी हुकूमत रही है, 16 में भी थी, 19 में नहीं थी, लेकिन फिर दोबारा हमने देखा कि 2023-22 में ये ऐसा वाक़या हुआ। लेकिन ये जो मिसाल 2022 में कायम की गई कि जो भी टॉप मोस्ट शख्स था, सीनियर मोस्ट था, उसको अपॉइंट किया गया, इससे कतई नजर के उसके मामले दूसरे इश्यूज क्या थे। बहुत कुछ इस किस्म का हमें हिसाब रखना है कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये सियासत से दूर हो। अगर जे फिलहाल मुस्तकबिल करीब में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन भारत चूंकि इसके बहुत गहरे असरात हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, तो इसको जितना हम शफाफ और मेरिट पर कर सकें उतना ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल में फायदा होगा। क्योंकि आज जब हम सब आज की बहसों में उलझ जाते हैं तो हमें ये ज़हन में रखना है कि पाकिस्तान ने इंशाल्लाह आगे बढ़ना है, बतौर एक जमहूरी आगे बढ़ना है, आईनी मुमलिकत के तौर पे आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह तरक्की और खुशहाली करनी है। तो लिहाजा वहां तक पहुंचने के लिए हम सबको आज जो हम कर सकते हैं उस पर सोचो विचार भी करनी है और उस पर अमल भी करनी है। खुर्रम दस्तगीर साहब, अभी आपने कहा कि अडयाला में बैठा शख्स तो अब माफ़ी मांग रहा है, वो तो किसी से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, खासकर किसी भी सियासी जमात से इमरान खान बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो आज भी कहते हैं कि मैं बात करूंगा तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा, फ़ौज से बात करूंगा जिनके पास इख्तियार है। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों के पास तो इख्तियार ही नहीं है, उनको तो ला के बिठाया गया है, वो कौन सा अवामी मैंडेट से इक़्तिदार में आके बैठे हैं। तो माफ़ी मांगने की बात जो आप कर रहे हैं, ये आपका तज्जिया है या आपकी असेसमेंट है या खबर है कि वाकई इमरान खान माफ़ी मांग रहा है? जी, हमें तो देखिए ना, जो उनकी दो बातें, एक तो खबर अपनी जो अंदरूनी बहुत सारी खबरें उठ रही हैं
लेकिन उनकी जो हमशीरा है उन्होंने 2-3 दफा आकर जो गुफ्तगू की है उससे बहरहाल कुछ सेंस तो है। दूसरा ये कि हमें क्लियर होना चाहिए कि जब, और शुक्रगुजार है कि उन्होंने खुलकर अपना मुद्दा बयान कर दिया, वो कोई जमहूरियत की जंग नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। और वो हवस इक़्तिदार में एक दिन गुस्सा करते हैं, एक दिन माफी मांगते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर माफी मांगते हैं। तो लिहाजा ये जो सिस्टम है ये जारी रहेगा। लेकिन इस सारे कहानी में जो अब पिछले हफ्ते की जो गिरफ्तारी से जो बात अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी वो ये है कि 9 मई अगर जो बड़ा एक भयानक वाकया था जो हमने देखा, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगी, जिना हाउस लाहौर को आग लगी, GHQ जो जंगला है वो तोड़े गए, पूरे मुल्क में शहीदों की यादगारों की बेहुरमती हुई। लेकिन अगर उसके पीछे जो अवामिल की जो अब बात उठना शुरू हुई है वो बड़ी संजीदा है कि क्या वो, और ये बात पहले इशारों कनायों में होती रही है और इसका भी हतमी जवाब आना है कि क्या वो सिर्फ एक मुतशद्दुद हमला नहीं था रियासत पे, बल्कि उसके पीछे मुक़्तदरा के अंदर जो है वो बगावत को हवा देना था। तो ये बड़े संजीदा इशूज हैं जिन पर जिम्मेदारी से गुफ्तगू हमें करनी। बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी पर हर सियासी जमात और रहनुमा मोहतात ही सही मौक़िफ़ ज़रूर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन MQM क्यों चुप है इस मामले पर? ऐसे लग रहा है कि जनरल फैज़ हमीद पर के मामले पर वो बात नहीं करना चाहते। क्या ये कहानी इतनी सादा है? ये MQM किसी ख़ास स्ट्रैटेजी के तहत इस इशू पर बात नहीं करना चाहती है? ये सवाल इसलिए भी उठता है कि MQM के बारे में हमेशा से एक तासुर है, आम तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट की जमात होने के बारे में बात की जाती है। MQM के हवाले से ये तासुर भी है कि MQM जो है हमेशा एक कॉल की दूरी पर रहती है, एक घंटी बजती है तो जमात हुकूमत से अपोजिशन में जाने में देर नहीं लगाती। ये दोनों तासुर रहनुमा ये MQM के बारे में पाए जाते हैं। वैसे आज की MQM हुकूमत के इत्तेहादी भी है और अपोजिशन वाला इख्तलाफ भी खूब करती है। कल मियाँ नवाज शरीफ ने पंजाब में बिजली सार्फिन को 45 अरब रुपए रिलीफ देने का ऐलान किया, जिस पर MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने आज कहा है कि सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती करने का फ़ैसला कबूल नहीं, बल्कि पूरे मुल्क को रिलीफ दिया जाए। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की कि अगर रिलीफ देकर बेटी की सियासत को 4 चांद लगाना मकसूद है तो भाई वज़ीर आज़म हैं और बाकायदा बिजली की कीमतों के ज़िम्मेदार हैं और आपके ताबेदार भी हैं, और जो रिलीफ आपने पंजाब में दिया है इसके लिए वज़ीर आज़म साहब को एक कॉल तो बनती है। सिर्फ बिजली को लेकर ही MQM के हुकूमत से शिकवे नहीं हैं, बल्कि गवर्नर सिंध की मुमकिना तब्दीली की खबरों पर भी MQM हुकूमत को वार्निंग दे चुकी है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का ये मानना है कि अगर नून लीग ने यकतरफा गवर्नर सिंध की तब्दीली का फ़ैसला किया तो फिर हुकूमत के साथ रहने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहेगा। सवाल ये भी है कि एक बार फिर क्यों गवर्नर सिंध को तब्दील करवाने के लिए लॉबी जो है वो एक्टिव हो रही है। हमने देखा कि पिछले हफ्ते ये खबरें भी चल रही थी कि बशीर मेमन साहब को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तफाक हुआ है ये लगाने के लिए, लेकिन जिसे बाद में इसकी तरदीद की गई। गवर्नर सिंध की तब्दीली महज पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है या फिर MQM के अंदर भी ये राय पाई जाती है अब सिंध को नया गवर्नर मिलना चाहिए। ऐसे में लंबे अरसे तक गवर्नर सिंध रहने वाले डॉक्टर इशरतुल इबाद भी दोबारा सियासत में आने और नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर चुके हैं। सवाल ये है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद अगर नई सियासी जमात बनाते हैं तो क्या MQM पाकिस्तान की अपनी सफ़ें खाली हो सकती हैं? नई सियासी जमात क्या MQM के लिए कराची में चैलेंज बन सकती है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से नून लीग तो बड़ा खुलकर बात कर रही है और डार साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये कोई मुआवजा हुआ है, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनके साथ ये अल्लाह ताला ने कोई मुआवजा किया है। MQM इस मामले पे क्यों खामोश है? मैं ये समझता हूँ कि हमने जाहिर है कि इस मामले पर अगर हमने कोई कमा खराशी नहीं की या कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया,
तो हमने इसके कोई मुखालफत भी नहीं किया। और जाहिर है कि वो फिर कोर्ट मार्शल का मामला है ना, तो इसका मतलब है कि उनकी गिरफ्तारी का फैसला तो सिविलियन डोमेन में अगर कहीं सपोर्ट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर उनकी पार्टी की तरफ से और उनके वज़रा बयान दे रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रीवी है, उन्हें ज़्यादा मालूम है। आप लोग तो तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी भी रहे हैं, वजारतें भी थीं आप लोगों के पास, और जबकि ये कहानियां हैं जो नून लीग भी इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान जनरल फैज़ को नया अगला आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, बिल्कुल सेम पेज होने की बात करते थे, और इमरान खान बाद में उन्होंने ये भी इस बात का भी एतराफ़ किया कि कोई कानून साजी करनी हो, तरमीम करनी हो, एतमाद का वोट लेना हो तो बंदे तो इकट्ठे करना एजेंसियों का काम होता है। क्या ये सब आप लोगों ने देखा हुआ है? क्या इमरान खान के दौरे हुकूमत में सारा जो कंट्रोल होता था वो जनरल फैज़ के ज़रिए ही होता था? देखिए, अगर इस बारे में अगर कोई रिस्पॉन्स हमारे यहाँ से देना चाहेगा और दे सकता है तो मेरे ख्याल में खालिद मुगल सिद्दीकी भाई, क्योंकि उस ज़माने में हम तो खुद, मैं सिर्फ इतना आपको बता सकता हूँ, अगर आप मेरी ज़ाती राय अगर लें तो जो तंजीम में खालिद भाई और मेरे दरमियान या आमिर खान भाई और मेरे दरमियान जो उस वक्त इख्तलाफ हुआ था, तो मुझे ये महसूस होता है, और जाहिर है कि फिर मेरी पार्टी से बेदखली भी हुई थी। तो मैं तो ना असेंबली में मुझे तो हरा दिया गया था ना 2018 के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो फॉर्म 46 पर हराया गया था। अभी जो फॉर्म 45 47 की बात होती है तो मैं उस वक्त चर्चा करता था फॉर्म 45 46। तो फॉर्म 45 46 का बेदरेक इस्तेमाल करके मुझे सीट नहीं लेने दी गई थी। तो मुझे लगता है कि उस वक्त जाहिर है कि DGI जो थे या DDGC कम से कम जो थे वो जनरल फैज़ थे। DGI तो बाद में बने, तो उनका भी इसमें कोई दखल हो सकता है। जब PTI को सीटें मिली कराची से, और खालिद मुगल भाई तो खुद कहते थे कि हाँ हमारी कम से कम 8 सीटें तो हमसे छीनी गई हैं। चले मैं कहता हूँ 8 नहीं, लेकिन मैं 6 पर तो आपको आज भी सबूत दे सकता हूँ। अच्छा। 6 सीटें तो जिसमें मेरी सीट भी थी, तो कोई ना कोई तिगड़म तो DDGC लेवल पे होगा जब जनरल फैज़। बिल्कुल वही इल्जाम जो आज MQM पर लगता है कि MQM को भी सीटें लेकर दी गई हैं, बिल्कुल वही इल्जाम ना। इसीलिए मैं तो ये बड़ा दिल करके कहता हूँ कि फिर आए ना कोई नेशनल एजेंडा बनाए और 2018 2024 दोनों के इलेक्शन पर एक आला सतही कोई अदालती कमीशन बनाकर पहले उसे पूरा मौका दे कि वो असल में बताए कि कौन कौन सी सियासी जमातें बिल्कुली या ना चाहते हुए एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी नजर हो जाती हैं, और अगर एस्टैब्लिशमेंट फर्ज कर ले उनकी मदद पर आ ही जाती मैदान में तो वो क्यों नहीं उसे रोकती, अगर ऐसा है तो। और फिर अगर वो मतलब के इल्जाम वही है, बस किरदार बदले हैं। 2018 के किरदार और थे, आज के किरदार और हैं। अब किसी और जमात को अगर वो सपोर्ट करे तो गलत, अगर मेरी जमात को सपोर्ट करे तो सही। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सियासी जमातें ये जो बात करती है ना, कोई भी हो, कि इतनी ना बड़ा पाकी है दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। तो मतलब ये है कि सब बहुत पारसा बनने की कोशिश करते हैं। अभी आपने खुद इमरान खान के 2-3 जुमले दोहराए ना, एक पेज पर हैं और उनको बनाना चाहते हैं, और कोई आइन और कानून में तरमीम हो जाएगी और लोगों को पकड़ पकड़ के लाना तो एजेंसियों का काम है। अगर ये बात पब्लिक में कही गई है, ये उनका एक बयान है, तो फिर मुझे बताइए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि PTI अगर आज कोई बात करे उसके बरस, तो इसका मतलब है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखिए कल ये होगा कि हम फिर PTI पे इसी तरह के इल्जाम लगा रहे होंगे जो आज PTI शायद इत्तेहादी जमातों पे लगा रही है या PMLN। चले एक चीज़ तो आप लोग, ये मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि एटलीस्ट आप लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर कल को कुछ गलत हुआ, ज़रूरी नहीं अगर आज वो आप लोगों के साथ हो रहा है तो उसको हम सही का नाम दें। ये आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर कल को आप लोगों की सीटें छीनी गई थी वो गलत था, तो अगर आज आप लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप खुलकर कह रहे हैं कि बिल्कुल इसको इन्वेस्टिगेट करवा लें। ये अच्छी बात करवा लें, और मैं कह रहा हूँ दोनों को करवाएं। अच्छा, अब ये इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगेगा, मेरा भी कोई इसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, आपका भी नहीं हो, तो क्या सारी जमातें एग्री करेंगी कि चलो यार कुछ अर्से। लेकिन ये तो आप लोगों को शकूक को शुबहात है ना। इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ कि देखिए मेरा जुमला लें आप, मैं कह रहा हूँ
कि जब तक ना PMLN उस पर इन्फ्लुएंस डाले, ना PTI डाले, इतना न्यूट्रल, इतना गजन, इतना आला सतह का, इतना काबिल एतबार फोरम एक बार इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम पर रहम खा के हम सब मिलकर बना दें, और तब तक हम इंतजार करें कि उसमें से जो गंद निकलेगी वो उसकी छींटे किस पार्टी पर कितनी आएगी। मुझे लगता है इसका बकदर है जिसका सब। तो इससे आप लोगों को आज सीटें जा सकती हैं। इल्जाम तो लगे हुए। मैं कह रहा आए तो फिर हम किसी हुकूमत में ना हो, हम किसी भी हुकूमत में ना हो, और एक कौमी, देखिए ये मैं एक मैं वो बिल्ड कर रहा हूँ नैरेटिव, आप समझ लें, और ये एक मेरी राय है कि एक कौमी हुकूमत बना दे और उसके साथ एक कमीशन बना दे, कौमी कमीशन, वो बता दें तो सारी सियासी जमातें एक उसी को ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कहेंगे, उसमें अपनी दानिशा नादानिशा गलतियों का कचरा उसमें पे में डाल के गए कि मट्टी पाओ, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। तो आप कह रहे हैं कि मौजूदा मसाइल के हल, मेरी बात सुने ना, या आप कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बना दें, एक ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन भी तभी हो सकते हैं, इस्लाहात हों, और ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जिस पर सबको एतमाद हो, और ये जो भी सारी आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करवानी है, चाहे 2018 हो या 2024 के इंतखाबात हो, सारी कौमी हुकूमत बनाएं और करवाएं, और फिर जो दूध का दूध पानी का पानी हो और किसी को कोई एतराज़ ना हो। ये देखिए, ये शाजिया, ये कोई मेरी पॉलिसी बयान नहीं, मेरी पार्टी का, मेरा जो इसको ये आपकी अपनी ज़ाती राय है। हाँ, मेरी ज़ाती राय, और ज़ाती राय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि इस मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए अगर कोई सियासी जमात अपने आप को 100% सही और दूसरे को 100% गलत कहेगी, ये मसला 10 साल के बाद भी शाजिया ज़ीशान पता नहीं उस वक्त तक होस्टिंग करे ना करे, जो भी करेगा, लेकिन ये वाली मेरी और आपकी ये वाले प्रोग्राम की जो है ना, ये क्लिप जरूर चलाएगा ये वाली, आप समझिए। 10 साल पहले ये एक एंकर और एक सीनियर पॉलिटिशियन के दरमियान बड़ी अहम गुफ्तगू हुई थी। इसलिए मैं तो सारी चीज़ों के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने, आगे का रास्ता बनाने और देने की बात कर रहा हूँ। अगर किसी में समझ होगी, वाकई में अवाम की इज्जत, एहतराम, एहसास होगा, दर्द होगा, उनके मसाइल की मुल्क की फिक्र होगी, तो इस बात को चाहे ये हुकूमत ऐसे चल सकती है। आप देखें, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। अभी मैं देख रही थी बड़ी बड़ी मिल्स बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और इसमें अब तो सबसे बड़ा रोल हम इंटरनेट की बंदिश को भी कह सकते हैं। तो ये हुकूमत नाकाम हो रही है, इनसे चल नहीं रही है, चला नहीं सकते हैं, कि कैसे आप लोग काम कर रहे हैं हुकूमत में रहते हुए? देखिए बीबी, एक बात गौर से सुने कि ये एक हुकूमत की नाकामी नहीं है। अब अगर कोई भी इक़दाम हो रहा है और उसमें फर्ज कर ले जबर का पहलू है, या उसमें आइन और कानून के भी बहुत सारे सवाल हैं, है ना? हाँ। लेकिन फिर भी अगर हो रहा है, अगर उसके नतीजे में भी अगर कोई रोड मैप है और कोई ऐसी चीज हो सकती है आगे जाके जो होने वाली और हो सकती है कि जिससे कि पाकिस्तान में डॉलर की भी उसी तरह बरसात हो, जैसे जियो स्ट्रेटेजिकली मुशर्रफ साहब की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने माशाल्लाह लगाया, सब जमहूरियत ममूरियत को भूल गए, सबने कहा भाई मईशत मजबूत हो रही है यार, कारोबार करो, काम करो, इन्वेस्टमेंट करो, सब उसी में लग गए, आप समझे। इसी तरह जवाहर के जमाने में भी ऐसा ही हुआ। महबूब अल्लाह का जो बजट था वो तो सर चढ़कर बोलता था और जादू था उसका, और पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट पहली मतलब 7%, 7.5%, 6.5% पर तरक्की की चरण में चली गई थी। तो उस वक्त लोग भूल गए थे कि भैया माशाल्लाह इसको हटाना। MRD तो बहुत बाद में आई ना, फिर इसी तरह ARD बहुत बाद। तो आप कह रहे हैं मार्शल लॉ के दौरे जब भी हो तभी सब कुछ फलता फूलता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लेकिन उस वक्त किस्मतें उनकी अच्छी थी, जवाहर साहब की, मुशर्रफ साहब की, कि उस वक्त अमेरिका को आपकी जरूरत पड़ गई थी, अफगानिस्तान दोनों को है। और उससे क्या हुआ था कि आपको अपने माशी हालात बेहतर बनाने और गरीब आवाम को उस वक्त कुछ उनके आंसू पूछ गए थे, और उन सबको देखे ना कितना आपका बैंड विद भी उस जमाने में आया, मीडिया भी फिर उसको, और 9/11 के बाद भी अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी थी, और उसके बाद जो हुआ हमने देखा और आज तक हम भुगत रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि गवर्नर सिंध की तब्दीली का इशारा हमें पिछले हफ्ते भी मिला, जिससे आप लोगों ने जिसकी तरदीद की, लेकिन बाकायदा ये खबरें चली, बशीर मेमन साहब की नाम के टिकर्स चले, कि क्या सारा मामला है? लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कामरान टिसोरी साहब को हटा के ही वो उनको चैन आएगा? नहीं, मेरे ख्याल में विशाख डार साहब ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान दे दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी कोई राय इनके कंसिडरेशन या ज़ेर गौर नहीं है। वो कह चुके साथ, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं हो। कहीं पर नासिर शाह ने भी ये बयान दे दिया है वाज़ेह तौर पर
मेरे ख्याल में अब इसके बाद मजीद लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है ये हमारे दरमियान मुआहदा हुआ था कि पंजाब में और केपी में पीपल्स पार्टी के गवर्नर लगेंगे, बलूचिस्तान में और सिंध में नून लीग के गवर्नर लगेंगे। एक फॉर्मूला तय हुआ था नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में। मेरे ख्याल में फार्मूले तो बहुत सारे तय होते हैं, लेकिन कुछ ताज़ा बयान किसी मुस्तनद पीपल्स पार्टी के लीडर का दिखाएं तो फिर मैं उसके जवाब नहीं। तो मुर्तजा वहाब मुस्तनद रहनुमा नहीं है? वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? वही तो ये बात कर रहे थे, पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने ये बात की थी। मुझसे ज्यादा मैं मुस्तनद समझता हूँ नासिर शाह को। नासिर शाह के बयान पर चले। मेरे ख्याल में मुर्तजा ने किसी बयान पे उसको गुस्सा हो, उसके जवाब में उसको ये सूझी उसने दे दिया, तो चले इस बयान चले मुर्तजा वहाब एक और मैं दिखाती हूँ आपको। आप बड़ी तनकीद करते हैं ना। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपको कहते हैं कि आप क्या फैसल के ही मेयर हैं, तो उस पर उन्होंने क्या आपने कहा था ना, मैंने आपका नाम लेके उनसे ये सवाल पूछा, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, उन्होंने क्या जवाब दिया जरा पहले ये सुन लें, जरा प्लीज प्ले करें। साहब ने ये तनकीद की आप पर कि मेयर कराची जो है मुर्तज़ा वहाब साहब, क्या ये सिर्फ शाहराए फैसल कराची यहाँ के मेयर हैं? मैं समझता हूँ शाजिया, किसी भी सियासी जमात का ये राइट है कि वो दूसरी सियासी जमात को क्रिटिसाइज कर सकती है, तनकीद करना उनका राइट है, कुछ छीन नहीं सकता। तो फारूक सत्तार साहब नेचुरली, या मेरा मुखालिफ जो है, मेरी सियासी जमात का जो मुखालिफ है वो तनकीद तो करेगा, लेकिन वो सियासी बुनियादों पर तनकीद की जाती है, इसका सदाकत से या हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। जो प्राइवेटली हमसे गुजारिशात की जाती है, हमसे काम लिया जाता है, वो जिस दिन मैं पब्लिकली बताना शुरू कर दूं तो फिर मैं समझता हूँ लोगों की सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। अगर फारूक सत्तार साहब को काम नज़र नहीं आता तो 100 बिस्मिल्लाह। मैं समझता हूँ कराची वालों को काम नजर आता है, काम देख रही है। मैं समझता हूँ वो है ना गाना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये मैं फारूक सत्तार साहब से जरूर पूछूंगी, हो सकता है मुझे वो बता दें। बहुत शुक्रिया आप बाबू भाई से पूछिएगा। पूछूंगी, मैं जरूर पूछूंगी जी। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, क्या गुजारिशात आप करते हैं जो वो कह रहे हैं कि पर्दे में ही रहने दो, पब्लिकली लेकर आएंगे तो बड़े लोगों की पोजीशन जो है ना वो खराब हो जाएंगी? मेरे ख्याल में मुर्तज़ा वहाब ने जिस तरह शुरू किया था मेरे तनकीदी बयान का जवाब देना, उसमें वो बहुत डिफेंसिव थे ना। इसका मतलब लोग भी चाहते थे कि एक बयान फारूक भाई ने दिया तो एक बयान मैं दे दूं। अब ये बयान, जवाबी बयान, फिर बयान, मेरे ख्याल में इसलिए मेरा बनता नहीं कि मैं कोई और नहीं। आप वाकई कोई गुजारिशात की हैं, कोई चले काम पड़ ही जाता है। नहीं, पता है क्या, उन्होंने ये कहा है कि सियासी तौर पर तनकीद का हक है, उन्होंने बयान दिया, लेकिन हकीकत कुछ होती है, तनकीद कुछ ऐसा नहीं। लेकिन दूसरा हिस्सा भी तो आपने सुना ना कि फिर उनसे पूछ लें जो गुजारिशात हमें करते हैं, अगर मैंने पब्लिकली कर दिया तो पोजीशन खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा कि आप पब्लिकली करें। नहीं तो वो मैं कहता हूँ कि मुझे वो फारूक भाई कहते हैं, मैं उनको मुर्तज़ा भाई कहता हूँ, मैं तो पब्लिकली भी मुर्तज़ा भाई कह रहा हूँ, वो भी मुझे पब्लिकली बाबू भाई कहते हैं आपको। इसका मतलब ये है कि वो भी बड़े को कहते हैं, एहतराम के लिए कहते हैं। इसका मतलब ये है, तो ये ना कहें वो कि हर तनकीद सिर्फ तनकीद होती है और हकीकत कुछ और भी, सदाकत कुछ नहीं। तनकीद में भी सदाकत होती है। और देखें ना, बजा दहे जिसे दुनिया उससे बजा समझो, ज़बान खल्क़ व नखारा खुदा समझो। मेरे ख्याल में अगर आप और आपके प्रोग्राम के लोग एक सर्वे करा लें कराची में, तो ना मेरी बात ना मुर्तज़ा भाई की बात, जो असल बात होगी वो सामने आ जाएगी। K4 देखिए अभी कहाँ भी पूरी पीपल्स पार्टी पर एक सवाल है, 15 साल हो गए, एक इजाफी बूंद कराची को पानी का नहीं मिला। निकासी आप कराची में जहाँ भी चले जाएं वहाँ गटर खोल रहे हैं, बह रहे हैं। F3 एशियन बैंक का कहीं मनसूबा आगे नहीं बढ़ा। मास ट्रांजिट में लाल बसें आ जाती हैं, हरी बसें आ जाती हैं, 15-15, 20-20, 25-25, अगर 3.5-4 करोड़ शहर देखें, सारे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, 15-15 बसों से तो पब्लिक। हाँ, सर्कुलर ट्रेन क्यों नहीं बनी? जायका आया, काम करते हुए तो नजर आते हैं, वो जाते भी हैं। देखिए मैं कब देखें, अगर एक मेयर ऐसा थोड़ी कि वो वोट लेके या मेयर बन के घर जाके सो गया ना, इसको हम इतनी बहस नहीं बनाते। ये फैसले तो फिर अवाम ही करेंगे आखिर में जाके। हम ये रोजाना की तनकीद को लेकर तो नहीं बैठ जाएंगे मैं और वो, हम दोनों अपना टाइम इसी पे जाया करें। उनका भी मुद्दा ये था कि फारूक भाई ने कहा तो मैं जवाब दे देता हूँ, और वो जब गिनाएंगे यहाँ मैंने ये काम किए, उन्होंने कहा ना वो गिनवाऊंगा तो मैं फिर बात निकलेगी। वो आपकी गुजारिशात बताना चाह रहे थे जो बताएंगे। गुजारिशात भी बताई मेरी कि भाई एक ट्रांसफर पोस्टिंग का केस था, मैंने उनसे कहा था कि यार इसके साथ ज्यादती हो रही है, इसको इस बुनियाद पे ना देखो कि ये MKM के जमाने में भी रहा। अगर हाँ ये इसकी गलती है तो जरूर उसको टोको,
मैं तो देखिए खुल के बताने वाला आदमी, मैं तो छुपाता नहीं। कोई ऐसी बात थोड़ी राजू नियाज की कि जिसमें मैंने कहा फलां को ठेका दे दो और इसमें अल्लाह ना करे मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी कमीशन मिलेगा तो मिलेगा, कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो वो बताएंगे। एक ट्रांसफर पोस्टिंग की गुजारिश के ऊपर अगर वो ये समझते कि मैं फिर उनके खिलाफ कोई तनकीदी बयान ना दूं तो इसका मतलब अच्छा, इसका मतलब है कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की गुजारिश की आपने? हाँ की मैंने एक की। यार बहुत दिनों से बैठा हुआ साइड लाइन पे, वो आदमी बेहतर है, दूसरों से बहुत बेहतर है, जो भी आपका आदमी उससे अच्छा है। तो अगर मैं अपने एक राय मशवरा दूं, अच्छा ये थोड़े कि लाजिम वो करें ना करें, ठीक है। अब करके फिर ये नहीं हो सकता कि वो एहसान जताएं और फिर ये एहसान जता के और अगर नहीं किया तो आप फिर तनकीद ना करें। हाँ तो मतलब तो फिर मैं तनकीद ना करूँ, मेरे ख्याल में ये नहीं, ठीक है, ये रूल्स ऑफ द गेम नहीं होने चाहिए। और फिर अगर बतानी है तो फिर आप खुल के बताएं, ये भी ना रखेंगे भाई पर्दे में बात रखिए, ये ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी, चले वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले में तफसीलन और बात होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मेरे साथ। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वैसे तो मौजूदा पाकिस्तान को मसाइलिस्तान कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन इस मसाइलिस्तान में अगर पहले 3 मसले हम फिगर आउट करें तो पहला मसला है सरमायाकारी का ना होना, दूसरा मसला भी सरमायाकारी का ना होना है, बदकिस्मती से तीसरा मसला भी सरमायाकारी का पाकिस्तान में ना आना है। और इसी एक मसले से जुड़े हैं और मसले जिसका नतीजा निकलता है बेरोज़गारी, महंगाई और आवाम का गरीब होना। अब अलमिया ये है कि सरमायाकारी मुल्क में आने की बजाय बाहर जाना शुरू हो गई है और इसकी अवलीन वजह नामुनासिब हालात हैं। इंडस्ट्री बंद हो गई है जिसने प्रोडक्ट तैयार करके बाहर एक्सपोर्ट करना थी। जाहिर है इसकी सबसे बड़ी कॉस्ट महंगी तरीन बिजली की है। कारोबार बंद हो रहे हैं। पेट्रोल ने किसी भी प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस कदर बढ़ा दी है कि जो कारोबारी तबका है, बिजनेसमैन है, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि सिर्फ जनवरी से जून 2024 के दौरान दुबई में लगभग 4000 पाकिस्तानी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं। मतलब कि सब लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। ये तादाद पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पहले ही बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। अब क्योंकि ज़ाहिर है जो सरमायादार है वो पैसा लगाने को तैयार नहीं है, जो लोकल भी इन्वेस्टर है यहाँ का वो भी पैसा लगाने को तैयार नहीं है। वो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, हालात है, उसको समझता है, वो डर गया है। याद रखें कि जो सेठ या सरमायादार है किसी नुकसान के खदशे में अपना कारोबार बंद करके ये तो 6 महीने या 1 साल बल्कि 2 साल 4 साल बैठकर भी ये लोग खा सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो जुड़ा इतना एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके जो वर्कर्स होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, लाखों चूल्हे इससे ठंडे पड़ जाएंगे। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स को पूरा करने के लिए आए दिन बिजली की कीमतों में हम इजाफा देखते हैं और ऐसे इजाफे ने फैक्ट्री मालिकान और कारखानेदारों के होश उड़ा दिए हैं। नौकरी पेशा लोग तो बिजली का बिल अदा करने के काबिल ही नहीं रहे। और अब हाल ये है कि सरमायादार 24 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाली मार्केट को मार्केट ही नहीं समझता। रही सही कसर जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी को रोकने के लिए नस्ब की जाने वाली फायर वॉल ने पूरी कर दी है, जिसने मुल्क की इंटरनेट स्पीड का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, जिससे घर बैठकर ऑनलाइन काम करने वाली ख़वातीन और नौजवान ये बेरोज़गार हो गए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मुल्क से भाग रहे हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वालों का काम ठप होकर रह गया है। इंडस्ट्री ने जो है वो वार्निंग दी है कि इंटरनेट की बंदिश से मुल्क की मईशत को $500 मिलियन का नुकसान हो सकता है। यानी कि दूसरी सनतों के साथ साथ मुल्क की जो टेक इंडस्ट्री है इस फायरवॉल की वजह से ठप होकर रह गई है। पाकिस्तान में सरमायादार को अट्रैक्ट करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत देने के लिए SIFC जैसा ताकतवर इदारा भी बनाया गया, लेकिन इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जैसे फिच और मूडीज़ ने बैनुल-अक़वामी सरमायादारों को हमारी रेटिंग गिरा कर जैसे सरमायाकारी से मना ही कर दिया हो। अब ना तो बाहर का सरमायादार जो है वो पाकिस्तान आ रहा है और यहाँ, और ना ही हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है, सरमायादार है,
वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखता है। इवन अगर हम ये कहें कि उसको ट्रस्ट ही नहीं रहा, वो एतमाद ही नहीं करना चाहता, तो ये शायद गलत नहीं है। ऊपर से दुबई से आने वाली रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तानी सरमायाकारी भी माशाल्लाह से वहाँ पर जा रही है। जाहिर है कि मुआशी इंस्टेबिलिटी यकीनी तौर पर सियासी इंस्टेबिलिटी से ही पैदा होती है हमेशा से, और जो वक्त गुजर रहा है हालात हमारे यहाँ बिगड़ते जा रहे हैं। सरमायाकारी को पाकिस्तान कैसे लाया जाए, मकामी इन्वेस्टर कैसे उसका एतमाद जो है वो बहाल किया जाए, मौजूदा जो सियासी एक अदम इस्तेहकाम है और जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो इस मुल्क में हो रहा है, क्या वो सूरत हाल उससे बेहतर होगी या मज़ीद वर्स्ट हो जाएगी। मैं बात करूंगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, जैसे कि मैंने कहा, एक तो इंटरनेट ने यहाँ पर लोगों के रोज़गार को ख़राब करके रख दिया है। जो घर बैठकर भी बेचारे अपना काम चला लेते थे वो काम कर नहीं पा रहे हैं। लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने का तैयार नहीं है। बाहर का इन्वेस्टमेंट करने वाला जो कंपनीज़ हैं वो तो आना ही नहीं चाहती हैं यहाँ पर। ये आपको लगता है कि पिछले 1-1.5 हफ्ते की जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हम देख रहे हैं या जनरल फैज़ वाली जो हैपनिंग हुई है, इससे हालात संभलने जा रहे हैं या मज़ीद बिगड़ने जा रहे हैं? बिगड़ने जा नहीं रहे हैं, बिगड़ गए हैं। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दुनिया आगे जा रही है और हम पीछे जा रहे हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये आर्ट एंड टेक्नोलॉजी और ये आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं, आप इसको बंद कर रहे हैं। यू रियली थिंक पाकिस्तान में आके कोई बिजनेस करेगा? कोई बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन सवाल इसमें उठता है शाजिया कि आप ये कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आप डर रहे हैं लोगों से कि लोग अगर कोई बात करते हैं नेट के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, आप इससे घबरा रहे हैं। भाई क्यों घबरा रहे हैं? आप तकड़े रहो, आप हुकूमत हो, आप तकड़े रहो। लगता है हम चाइना से बड़ा इम्प्रेस हैं, हम गल्फ कंट्री से बड़ा इम्प्रेस हैं। उनकी इकोनॉमी कुछ और है, आपकी इकोनॉमी कुछ और। वो भीख नहीं मांगते हैं, हम भीख मांगते हैं। दैट इज द डिफरेंस। वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारे पास आपने अपने विंडोज को खोलना है, वन विंडो को खोलना है। आपने तो विंडो सारी बंद कर दी नहीं है। और पर्टिकुलरली आप इंटरनेट के साथ जो आप कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को बहुत एक रेट्रोग्रेड स्टेप है, और ये स्टेप जो है आगे जाके आपको मारेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, 500 मिलियन का आपको ये नुकसान होगा, तो ये कैसे आप इसका डेफिसिट पूरा करोगे? मुझे बता दो। आपके बिजनेसेस आपको डेली ऑन अ डेली बेसिस, फॉर एग्जांपल बड़ी कंपनीज हैं, यहाँ ज़ारा ले लो, मसीमो डटी ले लो, ईव सान लोरेन ले लो, या कोई भी आप ले लो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान में है, वो ऑर्डर्स लेते हैं बाहर से। आपके ऑर्डर्स आएंगे नहीं तो आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ जाएंगी? वो आप एक्सपोर्ट्स में मार खा जाएंगे यहाँ। सो बेसिकली आप अपनी इंडस्ट्री को क्रिपल कर रहे हो। देखो, क्रिटिसिज्म होती है, पूरी दुनिया में होती है। अमेरिका में सबसे ज्यादा होती है, बरतानिया में तो बहुत ही ज्यादा होती है। क्या वो इंटरनेट को बंद कर देते हैं? नहीं करते बंद। आप उसको टैकल करते हो, और टैकल इस तरीके से करते हो, ये नहीं कि फायरवॉल्स बना दी। भाई फायरवॉल बना के क्या करोगे? इंटरनेट स्लो करोगे, इंसान वैसे थक जाएंगे, एंड नोबडी वुड वांट टू डू बिजनेस इन द कंट्री। सो आपका पूरा बैंकिंग निजाम जो है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही हो आप शाजिया, और ये लोग समझते नहीं है, इनको खुद नुकसान होगा। तुम क्यों घबरा रहे हो लोगों से? अगर तुम लोगों से डर रहे हो, देन लीव द गवर्नमेंट एंड गेट आउट। लोगों के साथ आपने चलना है। लोगों अगर कोई शिकायत कर रहा है, उनसे सुनो, भाई क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है? आप मुझे बताएं, इनका क्या नुकसान होगा? इनके बिजनेसेस यहाँ चलते हैं या बाहर चलते हैं? वो तो बाहर ही है शाजिया, आपको तो पता ही है। क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, किसी पार्टी का नुकसान नहीं है। ये पाकिस्तान का नुकसान है, सिर्फ इसलिए कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ या मैं ऑपोजिशन में हूँ, तो भाई मेरे खिलाफ कोई बात ना हो जाए, तो इसको बंद कर दो। कभी भी दुनिया में तनकीद बंद हुई है? मुझे आप रोमन टाइम्स ले लो, आप कैलिफेट्स के टाइम ले लो, आप उससे पहले भी ले लो, तनकीद कभी बंद हुई है जिंदगी में? कभी बंद नहीं हुई है। तनकीद आती है, बल्कि तनकीद अच्छी है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि शाजिया, वो कौमें कभी तरक्की कर नहीं सकती हैं जिन पे जो तनकीद अपने आप पे लेना बर्दाश्त ना करें। बिल्कुल, हम तो डरते हैं तनकीद से। और भाई तनकीद सुनो, क्या है वो बात ही कर रहा है ना।
क्या हो गया? आप इसको सुधार सकते हैं। आप लाइसेंस, जाहिर है आप कहें कि वो सिर्फ सहाफ़ी डिजिटल मीडिया पे बन सकता है जिसको हम लाइसेंस सिर्फ जारी करेंगे, इशू करेंगे। 100 तरीके हो सकते हैं। आप ट्विटर तो आपने पहले ही बंद कर दिया है, लेकिन आप खुद भी जो है ना वो सुपर VPN जो है ना वो डाउनलोड करके तो आप खुद भी उसके मोहताज हुए बैठे हैं। तो बात यह है कि आप कानून साजी आप करते भी हैं, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करने की वो भी आप लोगों की हिम्मत नहीं होती। शायद लग ये रहा है कि इस हुकूमत को लगता है कि हमें कोई भेजे ना भेजे, अगर ये इंटरनेट सिस्टम एक्टिव रहा तो ये सोशल मीडिया में घर जरूर भेज देगा। शायद ये खौफ है। बिल्कुल आपने सही कहा। और शाजिया जो काम गलत कर रहे हैं, ये फरहान आसिफ है कोई इस्लामाबाद में, पता नहीं चैनल 3 का कोई है, ये यूट्यूबर है, जो इस बंदे ने बरतानिया के अंदर जितने भी राइट्स हुए हैं इसकी वजह से राइट्स हुए। वहाँ नेशनल टेलीविजन पे ITV के ऊपर आपने देखा होगा, उन्होंने इसका नाम लिया है कि पाकिस्तान से ये शुरू। इसको तो पकड़ा नहीं अभी किसी ने। मुझे बता दो ना, इसने पूरे बरतानिया के अंदर राइट्स क्रिएट कर दिए हैं बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। वहाँ राइट विंग वो क्या कर रहे हैं, और ये वो बंदा इधर बैठा हुआ है और वो ITV वाले पाकिस्तान आए हैं, इंटरव्यू उसका किया है, हमने उसको पकड़ा ही नहीं, हमने पकड़ा नहीं उसको। और यहाँ बैठे कि जी हम कानून करेंगे। यार व्हाट आर यू टॉकिंग? आप पाकिस्तान को पीछे लेके जा रहे हो, आप ये ना करो खुदा। और ये वो कहते हैं ना, कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज आप लोगों के ट्रायल कर रहे हो, कल आपके ट्रायल होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए पाकिस्तान को मिलजुल के चलाओ, पाकिस्तान को आगे लेके चलो। हम बिल्कुल एक वो कहते हैं ना क्वैक बार में फंस गए। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो हैपनिंग्स हम लोग देख रहे हैं, जो तराजू के पलड़े बराबर करने की बात नून लीग करती थी, मरीम नवाज साहिबा करती थी, नवाज शरीफ साहब करते थे, आप समझते हैं कि तराजू के वो पलड़े अब बराबर हो गए हैं? जो इंसाफ वो मांगते थे उनको इंसाफ वो मिल गया है? जो ये तो आपने नैरेटिव, अगर आप जनरल इनकी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ये तो नैरेटिव बहुत पहले था, इसको अंदर कर देना चाहिए, उसको भी अंदर कर देना चाहिए। उसको एक तो नैरेटिव आपका पूरा हो गया, लेकिन नहीं, दूसरा नैरेटिव अब जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद लगता है अब मुकम्मल हो गया, पूरा नहीं हुआ, मुकम्मल हो गया। नहीं जी, अभी भी नहीं है। अभी तो और एक दो लोग हैं जिनके पीछे जाएंगे ये। अभी तो साकिब के पीछे जाएंगे, फिर चल बाजवा के पीछे जाएंगे, बड़ी डेवलपमेंट्स करेंगे ये, बड़ी डेवलपमेंट्स। लेकिन याद रखें ये जो चीज है बड़ी डेंजरस लाइन है और इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। और फ्रेगमेंटेशन जो है हमने इसको बचाना है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर फ्रेगमेंटेशन हो जाए, साइट्स हो जाए, और अल्लाह ना करे ऐसा कोई काम हो जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हो। हमने पाकिस्तान को आज बचाना है। आपने जितने अपने प्रोलॉग में जितनी बातें की हैं वो 100% नहीं है, वो 1000% सही है। और इस 1000% को हमने 0 पे लेके आना है कि सब चीजों को ठीक करना है। लेकिन शाजिया इस रास्ते पे चल कोई नहीं रहा, कोई नहीं चल रहा। कई दफा प्रोग्राम्स में हमने बातें की हैं कि भाई देखो खुदा के लिए रिजर्वायर्स बना लो। अब फ्लड्स आ रहे हैं, अब कह रहे हैं जी हमने फुल किया है, आपके गांव रुड़ जाएंगे। इंडिया ने पानी खोल दिया चनाब के अंदर, हाफ लेवल हो गया फ्लड का, हमने कोई इंतजाम किया नहीं है। वी आर स्लीपिंग नेशन, वी आर स्लीपिंग डोसाइल नेशन, एंड दिस इज द रीजन हम आगे नहीं जाते हैं। ये फ्लड्स आएंगे, हम तब तक जागते नहीं है जब तक नुकसान हो नहीं जाता, और फिर अगले नुकसान के आने तक हम लोग सोए रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। और बीच में भीख मांगते हैं जाके, प्लीज हमारी मदद कर दो। लोग तो हमसे वैसे तंग आ गए। और भाई हम ये नहीं करते कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम कहते हैं नहीं होने दो, फिर हम कर लेंगे कुछ। नहीं, खुदा की कसम हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे नहीं है। वी हैव गॉट टू गो डाउन ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन मैं जाहिर है, जैसे मैंने पहले कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो तो जाहिर है उसके बगैर, आपका स्टेबिलिटी के बगैर आपकी जो मुआशी इस्तेहकाम है वो आ नहीं सकता है। तो इस वक्त जो पॉलिटिकली हैपनिंग्स हो रही हैं, आपको लगता है कि ये अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है? जिस तरीके से जनरल फैज़ को पकड़ा, फिर उनसे जुड़े और नेटवर्क को पकड़ा जा रहा है, तो हम ये हमेशा बात करते हैं कि बिल्कुल किसी को ये राइट होना नहीं चाहिए कि कोई अपनी मर्ज़ी से हुकूमतें बनाए, हुकूमतें गिराए, धरने करवाए, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कराए, जजेस पर प्रेशराइज उनको करे, जो हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। तो आपको लगता है कि अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि किसी को किसी जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है आप नहीं सियासी मामलात में मुदाखलत कर सकते? तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज है सबके लिए। देखिए मैसेज तो है, लेकिन आपने एक ऐसे जनरल को पकड़ा है जो कि कोर कमांडर नहीं, आपके ISI चीफ रहे हैं, और जो
ISI है, ये हमारी बहुत बड़ी मुहाफिज है, ये हमारी प्रोटेक्शन है। और अगर हम इनका ये ट्रायल अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि टीवी के अंदर बातें करें, ये करें, वो करें, आई डोंट एग्री विद दैट शाजिया। मिलिट्री कोर्ट्स पे जाए, वो इन पे जो चार्ज, जो इंक्वायरी हुई होगी, फिर उन पे चार्ज लगाएंगे, फिर ये अपना डिफेंस प्रेजेंट करेंगे और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो प्रोसीड करेगा। वील हैव टू वेट एंड सी ऑन दैट। लेकिन इस चीज को मैं आपके प्रोग्राम के तहत से जरूर कहूंगा, इसको इन कैमरा रखो, पब्लिक इसको स्पेक्टिकल ना बनाओ, क्योंकि पब्लिक स्पेक्टिकल आप बनाएंगे, हमारी एजेंसी जो है वो मैं समझता हूं कि अंडरमाइन होगी। एजेंसी का अपना काम होता है, लेट द जनरल आंसर हिमसेल्फ, ये इन कैमरा बात होगी एंड लीव इट लाइक दैट एंड वी वेट फॉर द डिसीजन जो भी होगा। हम क्या करते हैं शाजिया, टीवी पे बैठ के उसको कहते हैं उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ना मुझे पता है ना आपको ना किसी और को, व्हाट इज द रियल नेचर ऑफ द बिजनेस। हम तो उस हेडलाइंस लगा देते हैं। आप वो एक कल ऐसी परसों हेडलाइन लगी, एक टीवी ने उसको ऊपर कर दिया कि IG पुलिस जो है वो जो रिटायर हो गया उसको अंदर बंद कर दिया, उसने निकाली एक और बाद में वो अपने घर से खड़े होके कह रहे थे कि कैसा लगता है कि अपनी ही गिरफ्तारी की खबर अपने घर पर खड़े होके सुनना। देख लो ऑब्वियसली कितना कितना जोक है। आई थिंक हमें संजीदगी दिखानी है, यहाँ बहुत संजीदगी दिखानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पी साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।